हाय फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल मनीष रेलवे पे आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप लोग लॉ से जुड़ी हुई जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भाई लोग लॉ के स्टूडेंट हैं और जीएस सिविल प्रोफेसर किसी जे का तैयारी करना चाहते हैं, उसके लिए सिविल प्रोसीजर कोड बहुत महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं। सिविल प्रोसीजर कोड में सिविल केस के दायर करने को लेकर फाइनल जजमेंट तक फर्स्ट अपील, सेकेंड अपील और पुनर्विलोकन तक की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। कोर्ट में किसी भी केस के दायर होने के दो पक्षकारों के बीच हुआ विवाद होता है। सीपीसी आदेश 1 के तहत हर केस में दो पक्षकार होते हैं। पहला पक्षकार जो पीड़ित होता है उसे वादी कहा जाता है, और वादी द्वारा जिस व्यक्ति के खिलाफ केस दायर किया जाता है उसे प्रतिवादी कहा जाता है। सीपीसी आदेश 3 के तहत दो पार्टीज के बीच हुए सिविल विवादों को निपटारे के लिए व्यक्ति पीड़ित अर्थात वादी को रिलीफ के लिए अधिवक्ता के जरिए सिविल कोर्ट में केस दायर करना होता है। एक अधिवक्ता ही वादी की तरफ से कोर्ट से संबंधित सभी कार्रवाई करता है। सबसे पहले वादी आदेश 3 नियम 4 के तहत वकालतनामे पर हस्ताक्षर करके अपनी ओर से किसी अधिवक्ता को केस दायर करने या केस लड़ने के लिए विधिक रूप से अधिकृत करता है। वकालतनामा तैयार हो जाने के बाद जब अधिवक्ता वादी की ओर से केस दायर करने और लड़ने के लिए अधिकृत हो जाता है, केस दायर करने के लिए लिखित दस्तावेज तैयार करने होते हैं, जिसमें वाद पत्र कहा जाता है। वाद पत्र के द्वारा ही केस की शुरुआत होती है। सीपीसी धारा 26 आदेश 7 वाद पत्र का प्रावधान करते हैं। सीपीसी आदेश 7 नियम 1 के तहत वाद पत्र कैसे लिखा जाता है यह बताता है। आदेश 7 नियम 1 के तहत वादी के वाद पत्र में निम्नलिखित बातें होनी चाहिए। आइए देखते हैं दोस्तों। नियम 1, उस न्यायालय का नाम जिसमें केस दायर करना है। दूसरा नंबर कॉलम में देखिए, वादी का पूरा नाम, पिता का नाम पता होना चाहिए। तीसरा नंबर कॉलम में प्रतिवादी का नाम, पूरा नाम, पिता का नाम, उसका पता होना चाहिए। चौथा नंबर कॉलम में देखिए, केस दायर करने के लिए आवश्यक का विवरण होना चाहिए। पाँचवा नंबर कॉलम में केस के वे तथ्य जिनके केस लड़ने का कारण या विवाद की शुरुआत कब हुई, कहाँ हुई, कैसे हुई, किस स्थान पर उत्पन्न हुआ, कैसे हुआ, ये सब लिखा जाता है। छठवां नंबर कॉलम में देखिए, उन तथ्यों को लिखा जाना जो आवश्यक न्यायालय को अधिकारिता है कि वह उस केस को सुन सके। सातवां नंबर कॉलम में देखिए, न्यायालय का शुल्क। 8 नंबर कॉलम में उस रिलीफ को भी जाना जिसके लिए वादी दावा करता है आ जाता है। 9 नंबर कॉलम में केस तथ्यों को दावे के सत्यापन का विवरण होना चाहिए। 10 नंबर कॉलम में दिनांक। 11 नंबर कॉलम में वादीगढ़ और नाम, हस्ताक्षर, अंगूठे का निशान होना चाहिए जो भी साइन करता हो। इन सभी पॉइंट्स के आधार पर ही वाद पत्र तैयार किया जाता है, और इस प्रकार के वाद पत्र के जरिए कोर्ट में केस की शुरुआत होती है। वादी को वाद पत्र के साथ आदेश 18 नियम 4 के तहत शपथ पत्र पर प्रस्तुत करना होता है। यह शपथ पत्र वाद पत्र का समर्थन होता है, और वादी ने जो बातें वाद पत्र पर लिखी वह बिल्कुल सही है। किसी भी वाद, भूमि, मकान, स्थान या प्रतिवादी का विवाद की जगह पर कोई निर्माण कार्य कर रहा है, कोई तोड़ फोड़ कर रहा है, और वादी चाहता है कि प्रतिवादी ऐसा कोई कार्य न करे, अर्थात विवादित जगह पर ऐसी स्थिति विवादी से पहले जैसी थी वैसी बनी रहे, ऐसा कायम रहे, तो इसके लिए वाद पत्र में 7 आदेश 39 नियम 1-2 के तहत अस्थायी विशेषज्ञ का आवेदन कर सकता है। इस प्रकार वाद पत्र, शपथ पत्र और आदेश 39 नियम 1-2 का आवेदन तैयार हो जाने के बाद आदेश 4 नियम 1 के तहत वाद पत्र कोर्ट में पेश किया जाता है। यदि न्यायाधीश को लगता है कि वादी ने केस दायर करने की शर्तें को पूरा नहीं किया है, तो न्यायाधीश आदेश 7 नियम 11 के तहत उस वाद पत्र को नामंजूर कर देते हैं। लेकिन यदि वादी ने इस सभी शर्तें पूरी कर दी है तो न्यायाधीश आदेश 7 नियम 9 के तहत उस वाद पत्र को एडमिट कर लेते हैं। वाद पत्र एडमिट हो जाने के बाद कोर्ट द्वारा आदेश 4 नियम 2 के तहत कोर्ट के
रिकॉर्ड में दर्ज किया जाता है और उस केस नंबर जारी किया जाता है। इस प्रकार कोर्ट में केस दायर हो जाने के बाद CPC की धारा 27, 28, 29 और आदेश 5 नियम 9 के तहत प्रतिवादी को समन भेजा जाता है। समन एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें प्रतिवादी के खिलाफ केस दायर होने का विवरण और कोर्ट में हाजिर होने की तारीख लिखी होती है, जिसमें प्रतिवादी कोर्ट में हाजिर होकर अपने खिलाफ दायर किए गए केस का जवाब दे सके। समन मिलने के बाद जब प्रतिवादी कोर्ट में हाजिरी नहीं होता है तो न्यायाधीश द्वारा आदेश 9 नियम 6 के तहत प्रतिवादी को एक पक्षी स्पष्ट कर दिया जाता है। एक पक्षी का मतलब होता है कि यदि प्रतिवादी कोर्ट में उपस्थित नहीं होता है तो वहाँ पर सिर्फ वादी ही सुना जाता है और प्रतिवादी को सुनने का अवसर समाप्त कर दिया जाता है। लेकिन यदि प्रतिवादी न्यायाधीश को समन मिलने के बाद उपस्थिति ना हो, उचित एवं सही कारण बता देता है, जैसे परिवार में किसी की मृत्यु हो गई हो, हॉस्पिटल में एडमिट था, कोर्ट में जो समन भेजा था वह सही तमिल तरीके से नहीं हुई हो, उसके यहाँ समन नहीं पहुँचा गया हो, वगैरह वगैरह आदि सब न्यायाधीश से बताई हुई बातों को संतुष्ट हो जाते हैं कि प्रतिवादी सच बोल रहा है, तो फिर न्यायाधीश आदेश 9 नियम 13 के तहत प्रतिवादी के विरुद्ध एक पक्षी स्पष्ट को आर्डर को निरस्त कर कैंसिल कर देते हैं और फिर प्रतिवादी केस में अपना पक्ष रख सकता है। जैसे कि यदि समन मिलने के तुरंत बाद प्रतिवादी कोर्ट में उपस्थित हो जाता है तो फिर उसे वादी के वाद पत्र को जवाब देना होता है। वाद पत्र की एक कॉपी प्रतिवादी को दी जाती है जिसमें वे वादी के वाद पत्र का जवाब दे सके। अब यहाँ प्रतिवादी भी अपना अधिवक्ता नियुक्ति करता है। फिर आदेश 8 नियम 1 के तहत वादी को वाद पत्र का जवाब देता है। प्रतिवादी द्वारा दिए गए जवाब को जवाब दावा, प्रतिदावा या वादोत्तर कहा जाता है। यह एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें प्रतिवादी अपना बचाव प्रस्तुत करता है। आसान भाषा में कहा जाए तो वादी के द्वारा वाद पत्र में लिखी बातों को जो जवाब प्रतिवादी अपने जवाब में देता है उसे जवाब को जवाब दावा, प्रतिदावा, दावात्तर कहा जाता है। प्रतिवादी को 30 दिनों के अंदर जवाब का समय कोर्ट में दिया है जिसके भीतर अपना जवाब दावात्तर पेश करना होता है। प्रतिवादी ने अपने जवाब में प्रतिवादी द्वारा लगाए गए आरोपों से इनकार नहीं किया है तो ऐसा समझा जाता है कि प्रतिवादी ने आरोप स्वीकार कर लिया है। जब प्रतिवादी कोर्ट में अपना जवाब दावा प्रस्तुत करता है, इसके बाद कोर्ट वादी और प्रतिवादी के आदेश 13 नियम 1-2 के तहत केस से संबंधित सपोर्ट डॉक्यूमेंट को पेश करने का मौका देती है, तो वह अपने दस्तावेजों को पेश करें जिस पर उन्हें भरोसा है कि ये दस्तावेज उसके दावे को सिद्ध करने के लिए आवश्यक है। इन सभी दस्तावेज को कोर्ट के सामने अंतिम सुनवाई से पहले ही दाखिल करना होता है। जब दस्तावेज पेश किए जाते हैं और न्यायाधीश को लगता है कि दस्तावेज का केस का कोई संबंध नहीं है तो आदेश 13 नियम 3 के तहत न्यायाधीश ऐसे दस्तावेज को रिजेक्ट या नामंजूर कर देते हैं। वादी और प्रतिवादी के दस्तावेज समाप्त हो जाने के बाद इश्यूज का निर्धारण न्यायाधीश बारीकी से जांच कर दोनों पक्षों के बीच विवाद को आदेश 14 नियम 1 के तहत लिखित रूप से तय कर लेते हैं। आसान भाषा में कहा जाए तो न्यायाधीश वादी को वाद पत्र और प्रतिवादी के जवाब दावे को देखने के बाद मेन विवाद यानी असल झगड़े का मुद्दा क्या है जो अलग से नोट कर लेते हैं, जिसमें कोर्ट की भाषा में उसे इश्यूज कहा जाता है। असल में यहाँ कोर्ट यह देखता है कि आखिर तय क्या होना है, अर्थात कोर्ट को किन किन बातों पर विचार करना है। इन्हीं इश्यूज के आधार पर आगे चलकर बहस और गवाहों से पूछताछ की जाती है। इन सभी कार्रवाइयों के दौरान अधिवादी को अधिवक्ता को वाद पत्र में और प्रतिवादी के अधिवक्ता को अधिवक्तर और जवाब दावे में कोई चीज़ लिखना रह गई हो या कोई बात गलत लिखी गई हो और वह चाहते हो कि उस बात को सुधारा जाना चाहिए, अति आवश्यक है, तो वह अधिवक्ता आदेश 9-6 नियम 17 के अंतर्गत अपने वाद पत्र और जवाब दावे में सुधार कर सकते हैं। कभी कभी पेशियों के दौरान वादी और प्रतिवादी उसके अधिवक्ता इन्हीं कारणों
में पेशी के दिन कोर्ट में उपस्थित न हो सके तो आदेश 17 नियम 1 के तहत हाजिरी माफ़ी का आवेदन लगा सकते हैं और अगली पेशी पर सुनवाई का आवेदन कर सकते हैं। इस चीज़ का निर्धारण हो जाने के बाद कोर्ट दोनों पार्टीज को अपने अपने गवाह पेश करने का मौका देती है। गवाह या साक्षी को कोर्ट में पेश करने से पहले जितने भी गवाह हैं उसकी सूची तैयार करके कोर्ट में पेश की जाती है, जिसमें सभी गवाहों को नाम और पता होता है। आदेश 16 नियम 1 के तहत कोर्ट सभी साक्षियों और गवाहों को समन जारी करके बगैर समन के गवाही देने के लिए डेट निर्धारित करती है। यहाँ कोर्ट गवाही देने का मौका पहले वादी पक्ष को देता है। इसके में बाद वादी के एक करके अपने सभी गवाहों को कोर्ट में बुलाकर उसे गवाही कराता है। वादी द्वारा प्रस्तुत किए गए किसी भी गवाह को प्रतिवादी और अधिवक्ता को जिरह क्रॉस एग्जामिनेशन करने का मौका दिया जाता है। जब वादी द्वारा अपने सभी गवाहों को कोर्ट में पेश कर दिया जाता है तब कोर्ट प्रतिवादी को अपनी गवाह पेश करने का मौका देती है। अब यहाँ भी जब प्रतिवादी अपने किसी गवाह को प्रस्तुत करता है तो वादी के अधिवक्ता को ऐसे गवाह से जिरह क्रॉस एग्जामिनेशन करने का मौका प्राप्त होता है। वादी और प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत आदेश 18 नियम 4 का शपथ पत्र ही इसका मुख्य प्रशिक्षण चीफ एग्जामिनेशन कहलाता है। उनके अधिवक्ताओं को अलग से मुख्य प्रशिक्षण नहीं करना पड़ता है। विरोधी अधिवक्ता द्वारा गवाहों से जो जिरह या प्रशिक्षण क्रॉस एग्जामिनेशन होती है वह वाद पत्र, शपथ पत्र और केस से भी संबंधित दस्तावेज के आधार पर ही होती है। जब दोनों पार्टी गवाहों के बयान कोर्ट में हो जाते हैं और कोई गवाह नहीं बचता है तो कोर्ट केस का अंतिम सुनवाई के लिए एक तारीख तय करती है। उस अंतिम तारीख को दोनों पार्टीज के साथ उनके अधिवक्ता को कोर्ट में केस की अंतिम सुनवाई के लिए हाजिर होना होता है। अंतिम सुनवाई के लिए तय की गई तारीख को न्यायालय के समक्ष दोनों पार्टीज के अधिवक्ता केस से संबंधित अपने अंतिम तर्क फाइनल एग्रीमेंट न्यायाधीश के सामने रखते हैं। न्यायाधीश दोनों पार्टीज को तर्कों को सुनकर तथ्यों पर विचार करते हैं। केस के तथ्यों के आधार पर न्यायाधीश अपना निर्णय ऑर्डर शीट पर लिखते हैं। जजमेंट सुनाने के एक तारीख निर्धारित की जाती है। उस दिन वादी और प्रतिवादी दोनों अपने अपने अधिवक्ताओं के साथ कोर्ट में उपस्थित होते हैं। इसके बाद न्यायाधीश द्वारा CPC धारा 33 और आदेश 20 के तहत जजमेंट पढ़कर सुनाया जाता है। जब यह निर्णय वादी या प्रतिवादी के पक्ष में हो सकता है या उसके विरुद्ध भी हो सकता है। जिस पार्टी के पक्ष में निर्णय सुनाया जाता है उस पार्टी को न्यायालय द्वारा केस में किए गए निर्णय के आदेश एक प्रमाणित प्रति दी जाती है जिसमें न्यायालय की मोहर लगी होती है। जिसके बाद वादी या प्रतिवादी यदि निर्णय को संतुष्ट नहीं हैं तो वहाँ वे CPC की धारा 96, 97, 98 और आदेश 41 नियम 1(2) के तहत अपील कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आज CPC को हम लोग जाने हैं। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत।